पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके इन दिनों ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसे वहां के लोग अपने इतिहास का सबसे निर्णायक संघर्ष बता रहे हैं। पिछले कई सप्ताह से चल रहा जन आंदोलन अब केवल महंगाई, बिजली दरों या राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे सीधे इस्लामाबाद की सत्ता और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ खुली चुनौती में बदलता दिखाई दे रहा है। हालात इस कदर तनावपूर्ण हो चुके हैं कि पाकिस्तान सरकार ने जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जैक पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और प्रमुख नेताओं पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद आंदोलन रुकने के बजाय और अधिक तेज होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं ताजा घटनाक्रम की। रावलकोट के ईदगाह मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। विभिन्न रिपोर्टों में दावा किया गया कि इस रैली में 80,000 से अधिक लोग शामिल थे। इस विशाल भीड़ के सामने जैक के प्रमुख नेता सरदार अमन खान ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे पाकिस्तान में राजनीतिक भूचाल ला दिया। सरदार अमन खान ने मंच से सीधे पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीर में हथियार और आतंकवाद किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना ने ही फैलाया था। उन्होंने कहा कि बरसों तक कश्मीरियों के हाथों में बंदूक थमाने वाली वही सेना आज उन्हें आतंकवादी कह रही है। उनके इस बयान ने पाकिस्तान के उस आधिकारिक नैरेटिव को चुनौती दी है जिसमें वह हमेशा कश्मीर में सक्रिय उग्रवादी संगठनों से दूरी बनाने की कोशिश करता रहा है। अमन खान ने कहा है कि अगर कश्मीर में किसी ने हथियारों की संस्कृति को बढ़ावा दिया है तो वह पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों को कभी राज्य की नीतियों के तहत समर्थन दिया गया, उन्हें आज आतंकवादी घोषित करने का मौलिक अधिकार पाकिस्तान के पास कैसे हो सकता है। यह बयान इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह किसी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक का नहीं बल्कि पीओके के भीतर चल रहे आंदोलन के एक प्रमुख नेता का है। रैली के दौरान अमन खान ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्ष 5 फरवरी को रावलकोट में जैसे मोहम्मद के एक कार्यक्रम को स्थानीय प्रशासन ने न केवल अनुमति दी थी बल्कि सुरक्षा भी उपलब्ध कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस कार्यक्रम में हथियारबंद लोग खुलेआम AK-47 और तलवारों के साथ मार्च कर रहे थे। उनके अनुसार उस समय प्रशासन को कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन आज जब स्थानीय लोग अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो उन्हें आतंकवादी और देशद्रोही कहा जा रहा है। इस बयान ने पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद और राज्य संस्थाओं के संबंध पर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि यही दोहरा रवैया पीओके में लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल यह पूरा विवाद केवल एक बयान से शुरू नहीं हुआ है। पिछले कई महीनों से पीओके में लोग महंगाई, बिजली की ऊंची दरों, बेरोजगारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराज चल रहे थे। जैक ने पहले भी कई बार बड़े आंदोलन किए थे, लेकिन इस बार विवाद का सबसे बड़ा कारण पीओके विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें बनी, जो पाकिस्तान में बसे उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर से विस्थापित शरणार्थी बताया जाता है। JAAC का आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद पीओके की राजनीति को नियंत्रित करता है और स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आवाज को कमजोर करता है। जब पीओके की अदालत ने इन सीटों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करने की बात कही और उन्हें खत्म करने से इनकार कर दिया, तब आंदोलन और तेज हो गया। जैक ने इसे स्थानीय लोगों के अधिकारों पर हमला बताया और पूरे क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। जून के शुरुआती दिनों में हालात तब और बिगड़ गए जब रावलकोट सहित कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार इन झड़पों में सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौत हुई। कई लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया, जबकि प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। इसी बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर सरकार ने जैक को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। सरकार ने आरोप लगाया कि यह संगठन सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन गया है और समाज में अस्थिरता फैला रहा है। दूसरी ओर जैक ने इस पूरे कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। सरकार ने केवल प्रतिबंध लगाकर ही बात खत्म नहीं की। जैक के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के लिए 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। जिन नेताओं के नाम सूची में शामिल किए गए उनमें शौकत नवाज मीर, सरदार अमन खान और अन्य प्रमुख नेता शामिल थे।
इसके बाद सबसे बड़ा घटनाक्रम 30 जून को सामने आया, जब जैक प्रमुख शौकत नवाज मीर को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों के अनुसार उन्हें एक विशेष अभियान के दौरान हिरासत में ले लिया गया। उन पर देशद्रोह, हिंसा भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसे आरोप लगाए गए। शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान सरकार को उम्मीद थी कि आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पीओके के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। जैक के समर्थकों ने कहा कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से आंदोलन खत्म नहीं होगा। उनका दावा है कि यह संघर्ष अब किसी एक नेता का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता का आंदोलन बन चुका है। रिपोर्ट के अनुसार 600 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद रावलकोट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन जारी है। रावलकोट की विशाल रैली ने इस आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। वहां केवल आर्थिक मांगों की बात नहीं हुई, बल्कि कई प्रदर्शनकारियों ने खुले तौर पर कहा कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कुछ स्थानों पर हमें आजादी चाहिए जैसे नारे भी सुनाई दिए। यह घटनाक्रम इस्लामाबाद के लिए बेहद चिंताजनक माना जा रहा है, क्योंकि अब आंदोलन केवल प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान सरकार के लिए यह संकट कई स्तरों पर चुनौती बन गया है। एक तरफ आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान पहले ही घरेलू असंतोष का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में सुरक्षा चुनौतियां भी बनी हुई हैं। ऐसे समय में पीओके में बढ़ता जन आंदोलन सरकार पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल द्वारा नहीं, बल्कि व्यापारियों, छात्रों, नागरिक संगठनों और स्थानीय समूह के व्यापक समर्थन से आगे बढ़ रहा है। इसी कारण इसे दबाना पाकिस्तान सरकार के लिए आसान नहीं हो रहा है।